वो एक विशालकाय डाइनिंग हॉल था। उसके बीचों बीच एक विशालकाय 40-50 लोगों की क्षमता वाला सुंदर सा डाइनिंग टेबल रखा था। आर्या कुछ असहज सी होने लगी थी। शिवांश उसे लेकर एक कुर्सी पर बैठ गया और आर्या भी कुछ शर्माती हुई ठीक उसके बगल वाली कुर्सी पे बैठ गई और नीचे देखने लगी। शिवांश उस हवेली को अब बेहद ध्यान से देखने लगा। वो किसी राजा महाराजा की हवेली लगती थी। काफ़ी पुरानी होने के बावजूद उसकी सुंदरता अभी भी बरकरार थी। अचानक शिवांश की नज़र सामने दीवार पर टंगी एक विशालकाय पेंटिंग पर पड़ी। उस पेंटिंग में एक खूबसूरत गोरा सा नौजवान आदमी अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ था। उसकी गोद में एक 2-3 साल की छोटी बच्ची थी। शिवांश उस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखने लगा। आर्या, जो अब तक संभल चुकी थी, जब उसकी नज़र शिवांश पर पड़ी तो उसने एक टका सा जवाब दिया, वो मेरे माँ बाप हैं और वो बच्ची मैं ही हूँ। शिवांश ने पूछा, क्या आपकी फैमिली किसी राजवंश से है? आर्या ने ना में सर हिलाया। फिर कहा, मेरे पापा एक छोटे बिजनेसमैन थे। हमारे कुल में मेरे पापा ही सबसे अमीर थे। हम एक छोटे से पिछड़े गांव से आते हैं। मेरे बाबा बचपन में भागकर शहर आ गए थे और यहाँ उन्होंने काफ़ी मेहनत करी। काम करते करते पढ़ाई पूरी की, एक बड़ी नौकरी हासिल की। कुछ साल बाद जब वहाँ के नेता मंत्री उन पर घूस लेने और दूसरे गलत काम कराने का दबाव बनाने लगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया और वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया जो बहुत अच्छा चला। उसके बाद उनसे एक बड़ी गलती हो गई। शिवांश उसकी ओर देखते हुए बोला, कैसी गलती? आर्या की आवाज़ में अब दुख गहराने लगा था। उसने दुखी लहजे से कहा, उन्होंने ये हवेली खरीद ली। लोग कहते हैं कि ये हवेली भूतिया है। बहुत समय पहले यहाँ के क्षेत्रीय राजवंश के राजा भानु प्रताप यहाँ रहा करते थे और वो एक बहुत ही बुरा शासक था। उसने और उसके राजपुरोहितों ने मिलकर यहाँ बलि प्रथा और देवदासी प्रथा का ऐसा भयानक तांडव मचाया कि ये हवेली श्रापित हो गई। यहाँ रहने वाला हर एक सदस्य किसी न किसी हादसे का शिकार होने लगा। एक दिन लोगों ने राजा भानु प्रताप को भी उसके शयन कक्ष में रहस्यमयी ढंग से मरा हुआ पाया। उस दिन के बाद से इस हवेली को बंद कर दिया गया था। मेरे बाबा को अपने होटल व्यवसाय के लिए ये हवेली भा गई और उन्होंने इसे बहुत सस्ते दामों में खरीद लिया। वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। जब उन्होंने यहाँ काम शुरू करवाना चाहा तो कोई यहाँ आकर काम करने को राजी नहीं होता। सभी डरते थे। इसलिए लोगों के मन से हवेली का खौफ निकालने के लिए वो माँ और मेरे साथ यहीं आ गए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। शुरुआत के कुछ दिन हल्के बीते। हमें भी इस घर में हमारे अलावा किसी और के होने का एहसास होने लगा था। एक दिन मैं रात में बाथरूम करने उठी थी तो मैंने एक महिला को लाल दुल्हन के जोड़े में देखा। मैं उससे उसका परिचय पूछते हुए उसके पास गई तो उसका चेहरा इतना भयानक था कि मैं बेहद डर गई और चिल्लाते हुए माँ बाबा के पास जा ही रही थी कि अचानक अब आर्या का गला भर आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिवांश ने उसे गले लगाकर संभाला। शिवांश अब उसे आगे बताने से रोकने लगा, लेकिन उसने कहा, अब आगे भी सुन लो। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, जबकि मैं भी उसी कमरे में उन्हीं के साथ सो रही थी और दरवाज़ा खुला रखकर आई थी। मैं घबराई सी चिल्लाने लगी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट ही रही थी कि अचानक अंदर से एक तेज़ धमाका हुआ, जैसे कोई बम फटा हो। उसके आवेग से मैं उस दरवाजे से कई फुट दूर जा गिरी
और मेरे सर में गहरी चोट आई। मेरी आंखें भारी होने लगी और मैं शायद बेहोश होने लगी। उसके बाद जब आँख खुली तो पता चला कि मेरी तो दुनिया ही लुट चुकी है। मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे सर पे पट्टी बंधी थी। पुलिस वालों ने मुझे बताया कि गैस सिलेंडर फटने की वजह से भयानक धमाका हुआ और उस हादसे में मेरे माँ बाबा चल बसे। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती रही कि ये ज़रूर किसी की साजिश है। हमारे कमरे में कोई गैस सिलेंडर नहीं था। गैस सिलेंडर तो किचन में था और धमाका तो कमरे से हुआ था। उन्हें शायद मेरी बात पर यकीन हो भी जाता, लेकिन जब मैंने उन्हें उस लाल साड़ी वाली भयानक औरत के बारे में बताया तो उन्होंने मेरी किसी भी बात का भरोसा नहीं किया। उस एक हादसे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। उसके बाद न जाने कहां कहां से रिश्तेदार और लेनदार आने लगे और मुझसे पैसे और दौलत में हिस्सा मांगने लगे। सरकार ने मेरी कस्टडी मेरे चाचा को दे दी, जो कि किसी जल्लाद से कम नहीं था और पेशे से एक तांत्रिक था। उसके पास रहते हुए मैं धीरे धीरे मानसिक तौर पर बीमार होने लगी। लोग कहते हैं वो मेरी संपत्ति के लालच में मुझे पागल करने के लिए तंत्र मंत्र किया करता था। मैं उसी के घर में थी, इसलिए उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाती थी। एक दिन मैं पागलों सी सड़क पर दौड़ रही थी और अचानक एक कार से टकरा गई। वो एक भली औरत थी। वो एक अनाथ आश्रम चलाती थी, जहाँ पर मानसिक तौर पर बीमार बच्चों की देखभाल और इलाज किया जाता था। वो मुझे सीधे वहाँ ले गई और मुझे वहीं रखा। मेरे चाचा ने मुझे वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो केस हार गए। मैं वहीं रहने लगी। उसके बाद जैसे ही मेरी तबीयत संभली, मैंने पढ़ाई में मन लगाया। जैसे ही 18 साल की हुई, मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि वो भली औरत उस समय चल बसी और उसके बाद उस अनाथ आश्रम का मालिक उसकी दूर की बहन हो गई। उससे बुरी औरत मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। मासूम बच्चों को जरा जरा सी गलती के लिए पूरा नंगा करके इतनी बेदर्दी से पिटाई करती थी जितना कोई किसी जानवर को भी नहीं मारता। भगवान की दया से मैं 18 साल की हो चुकी थी और आराम से निकल सकती थी। मैंने अपना सामान उठाया और चुपके से एक दिन भाग आई। वहाँ से बाहर आने के बाद मैं सीधे अपने बंगले पर गई तो मुझे पता चला कि मेरे चाचा ने वो बंगला किसी को सालों पहले ही बेच दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं सीधे फैक्ट्री में गई कि वहीं रह लूँगी। वहाँ जाकर पता चला कि उस पर पूरा अधिकार मेरे चाचा ने कर लिया है और हमारी कंपनी का नाम भी बदल चुका है। मैं सीधे अपने चाचा के घर गई और उनसे अपना अधिकार मांगने लगी। मुझे देखते ही वो गुस्से में चिल्लाने लगे और मुझे धक्का मारकर बाहर फिंकवा दिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं चुपचाप आकर रहने लगी। शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कई रातें मैं सो नहीं पाती थी। ऊपर से माँ बाबा की भी बहुत याद आती थी। हॉल से लगा वो कमरा जहाँ मैं उनके साथ सोती थी, वहीं उनकी मौत हुई थी। आज तक वो कमरा मैंने बंद रखा है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी उस कमरे में झांक कर देखने की। मैं अब काम मांगने शहर जाने लगी। मेरे पास सर छिपाने की जगह तो थी, क्योंकि भूतिया हवेली में कौन रहेगा, लेकिन खाने का क्या। मुझे एक भले सेठ ने अपने ऑफिस में काम पर रख लिया, क्योंकि वो मेरे बाबा के खास मित्र थे। जब मेरे पास कुछ पैसे हो गए तो मैंने उनकी सलाह मानकर मेरे चाचा पर केस कर दिया। उन पर धोखाधड़ी का केस बना और वो अभी भी जेल में है। उसके बाद मैंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। मेहता अंकल, मतलब वही मेरे पापा के दोस्त, उनकी सहायता से मैंने देश विदेश में अपना व्यापार खोला। अब मेरे पास नया घर खरीदने का पैसा था तो मैंने नया घर खरीदा और वहाँ रहने लगी। कुछ ही महीनों में मुझे वो सूना घर काटने को दौड़ने लगा और मैं बेहद परेशान रहने लगी।
उसके बाद एक दिन पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यदि मेरा उस दिन कार एक्सीडेंट नहीं होता तो ना ही मैं उस भली औरत को मिलती और ना ही मुझे वो अपने साथ अनाथ आश्रम ले जाती। मैं हमेशा अपने चाचा के साथ रहती और अब तक शायद मर चुकी होती। बस यही सोचकर मैंने भी एक अनाथ आश्रम खोलने का फैसला किया। मुझे उसके लिए एक बड़ी भूमि और बिल्डिंग चाहिए थी जो शहर से दूर हो, क्योंकि मुझे वहाँ ऐसे बच्चों को रखना था जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। उन बच्चों को शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा। मैंने बहुत जगह देखी लेकिन कोई रास नहीं आई। थक हार कर मैं वापस यहीं आई। यहाँ मैंने जैसे ही अनाथ आश्रम खोला, लोगों की भीड़ से यहाँ के माहौल में घुली मनहूसियत हटने लगी। आज मेरे घर के करीब 50 बेसहारा लोग रहते हैं जिनका भी मानसिक स्वास्थ्य बेहद खराब है और जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो नीचे तहखाने में कैद रहते हैं। बाकी के बच्चे और बुजुर्ग पूरे घर में कहीं भी रह सकते हैं। शिवांश आर्या की कहानी सुनकर कुछ भावुक हो उठा। उसके बाद उसने कहा, आपको पता है, मेरी भी कहानी लगभग आपकी तरह ही है। मैंने भी किसी बुरे हादसे में अपने माँ पापा को खोया है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरी ज़िंदगी में कोई चाचा या रिश्तेदार नहीं था जो मुझे परेशान कर सके। मेरे पापा के खास दोस्त जो हमारी ही कंपनी के एमडी हैं, वी.के. महाजन अंकल, उन्होंने उस हादसे के बाद पूरी ईमानदारी से हमारा पूरा बिजनेस संभाला और मुझे भी जितना संभाल सकते थे संभाला। आज उन्हीं की वजह से मैं अनाथ होकर भी अनाथ नहीं हूँ। मैं एक छोटे से घर में खुशी से रहता हूँ और कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। कॉलेज ख़त्म होते ही मुझे महाजन अंकल की कुर्सी संभालनी होगी, क्योंकि वो बेचारे भी अब काफ़ी बूढ़े हो चले हैं। इनकी बातों के बीच खाना आ गया और दोनों किसी भूखे शेर की तरह खाने पर टूट पड़े। उसके बाद शिवांश ने आर्या से यूं ही पूछ लिया, आर्या तुम कहाँ तक पढ़ी हो? यह सवाल सुनकर आर्या शर्म से यहाँ वहाँ देखने लगी। फिर कहा, मैं तो बस ले देकर 12वीं तक ही पढ़ी हूँ। उसके बाद मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का। शिवांश ने कहा, तब तुम्हारी कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन अब क्या मजबूरी है? यदि तुम चाहो तो अभी भी कोई कॉलेज में एडमिशन ले सकती हो। मैं तो कहता हूँ आप हमारे ही कॉलेज में आ जाओ। हम दूसरे साल में हैं और आप पहले साल में रहोगे। बस 1 साल का ही फ़र्क होगा। आर्या यह सुनकर कुछ सोचने लगी, फिर कहा, मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो भी इस चैनल पे नया आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बिना सब्सक्राइब किए चैनल को मत जाइएगा प्लीज़। आप लोगों से हाथ जोड़कर छोटा सा निवेदन है, बिना सब्सक्राइब किए कोई नहीं जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।